नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, साथ में रचनाओं से भी प्रश्न रहेगा और व्याकरण से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद नियम बताए जाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले उदाहरण बताया जा रहा है, उसके बाद नियम बताया जा रहा है। तो जब पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, तो कौन सा शिक्षण सूत्र होता है? आगमन होता है, आगमन विधि होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर का मतलब क्या होता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, अवैज्ञानिक पद्धति पर, इनमें से सभी। आपका जवाब क्या है? आपका जवाब होगा दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर। संस्कृत वर्णों का जो क्रम है दोस्तों, ये जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि दोस्तों जो 14 माहेश्वर सूत्र की रचना इन्होंने की थी, इसमें जो है जो संस्कृत वर्ण है, इनका जो क्रम निर्धारण है वह कैसा है? वैज्ञानिक पद्धति पर है। कभी कभी पूछता है दोस्तों कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये जो है किसके द्वारा रचित किया गया है? तो यह जो है महर्षि पाणिनि द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक पद्धति पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? क्या केवल आंतरिक होता है, या केवल बाह्य, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों, या अप्रत्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षण कार्य में जो मूल्यांकन होता है वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का जो है संयुक्त मूल्यांकन आप कह सकते हैं, इसमें होता है शिक्षण कार्य में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। यह श्लोक किसमें स्थित है आपको बताना है। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, रघुवंशम, या अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यह श्लोक जो है ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है दोस्तों? यह एक नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका जो चौथा अंक है, चौथे अंक का ये दूसरा श्लोक है, लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? यहाँ पर ये वाला चिन्ह देखिए, इसके बाद इसके स्थान पर ये वाला चिन्ह देखिए। इसमें जो हा और ना में अंतर किया गया है, पहले ना उसके बाद हा फिर ना, तो इसमें जो है कौन सा दोष है आपको बताना है। क्या ये अशुद्ध वर्ण विपर्य है, या अशुद्ध आगम है, या अशुद्ध वर्ण लोप है, या अशुद्ध मात्रा भेद है? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ का एक जो है अशुद्ध वर्ण विपर्य माना जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हा बराबर ना किया गया है, फिर ना बराबर हा हो जाना, ये जो है किसका दोष है? ये अशुद्ध वर्ण विपर्य का दोष है। ठीक है, बात करें अशुद्ध वर्ण लोप की दोस्तों, तो अशुद्ध वर्ण लोप किसे कहते हैं? जब चिन्ह का चिन्ह हो जाता है तो उसे हम अशुद्ध वर्ण लोप कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि श्रव्य अधिगम सामग्री कौन है। टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश कार्ड, सिनेमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जवाब क्या है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या है दोस्तों? यह आपका एक श्रव्य अधिगम सामग्री है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टेलीविजन तथा सिनेमा की बात करें, टेलीविजन और सिनेमा ये दोस्तों श्रव्य और दृश्य दोनों है, इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। और फ्लैश कार्ड जो है दोस्तों, यह क्या है? यह केवल दृश्य सामग्री है। ठीक है, इसमें सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, श्रव्य अधिगम सामग्री पूछा गया था, तो टेप रिकॉर्डर बिल्कुल सही है। न पादपो उन्मूलन शक्तिरहम शिलोचय मूर्छति मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत है। यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है आपको बताना है। किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से। तो आपका जवाब क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका जवाब होगा, यह श्लोक दोस्तों रघुवंशम से लिया गया है। रघुवंशम क्या है? रघुवंशम एक महाकाव्य है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम का दोस्तों जो द्वितीय सर्ग है, द्वितीय सर्ग का ये जो है
34वां श्लोक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह जो श्लोक लिखा गया है यह रघुवंशम महाकाव्य का है और रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 34वां श्लोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है, क्या कहलाता है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य या नाटक? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है दोस्तों? आपका जवाब होगा गीत काव्य है। देखिए दोस्तों, जो ऋतु संहारम है, ऋतु संहारम ये कालिदास द्वारा लिखा गया है, यह एक गीत काव्य है। इसके साथ साथ मेघदूतम की बात करें तो मेघदूतम भी एक गीत काव्य है, यह भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। महाकाव्य की बात करें दोस्तों तो महाकाव्य कौन कौन है? तो महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम, ये भी कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, दो महाकाव्य हैं। और बात करें दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रोवर्षियम की, तो ये तीनों जो है नाटक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीज आप ध्यान से देखते चलिए। काव्यदर्श के रचनाकार हैं, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? भवभूति, कालिदास, दंडी या भारव? आपका जवाब क्या है यहाँ पे? आपका जवाब होगा दोस्तों दंडी है। ध्यान रखिएगा, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? दंडी हैं। और बात करें दोस्तों भवभूति की तो इन्होंने उत्तर रामचरितम लिखा है, और कालिदास जी की बात करें तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं, और भारव की बात करें तो ये जो है इनके द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। कालिदास द्वारा विरचित नाटक नहीं है, कालिदास विरचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये तो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास द्वारा लिखा गया है, लेकिन स्वप्नवासव दत्ता ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है भास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भास द्वारा लिखा गया है, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है कालिदास जी द्वारा लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सभी प्रश्नों को देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है, मेघदूतम क्या है? क्या नाटक है, महाकाव्य है, आख्यायिका है या गीत काव्य है? तो आप लोग बताइए यहाँ पे आपका जवाब क्या है? आपका जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन। देखिए मेघदूतम क्या है दोस्तों? मेघदूतम एक गीत काव्य है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न है कादम्बरी गद्य काव्य का नायक कौन है? पुंडरीक, तारापीड़, चंद्रापीड़ या सुकनास? तो आपका जवाब क्या है? ध्यान रखिए दोस्तों, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक जो है वह है चंद्रापीड़। ठीक है, कौन है? चंद्रापीड़। इसके पिता का नाम क्या है? तारापीड़ है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ये जो है कादम्बरी का नायक जो है चंद्रापीड़ है और इसके पिता का नाम क्या है? तारापीड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी चीज आप ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है कीदृशम वचः दुर्लभम भवति, कौन सा वचन दुर्लभ होता है? उचित शब्द का चयन करके पंक्ति को पूर्ण करना है। सत्यम, प्रियम, हितम मनोहारी चा मनोहारी? तो आपका जवाब क्या होगा? हितम मनोहारी वचः दुर्लभम भवति। हितकारी और मनोहर वचन जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? दुर्लभ होता है। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हितम मनोहारी चा, हितकर और मनोहारी वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफरी पद पर्यायवाची है, सफरी पद किसका पर्यायवाची है? यहां से व्याकरण शुरू है, देखिए शत्रु का, मीन का, समुद्र का, शंभु का। आप लोग बताइए यहाँ पे आपका जवाब क्या है? देखिए दोस्तों सफरी पद जो है ये मीन या मछली का पर्यायवाची शब्द है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सही है, ये जो है मछली का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ जो शत्रु लिखा गया है दोस्तों, ये शत्रु जो है दुश्मन का पर्यायवाची है। समुद्र की बात करें तो ये सागर का पर्यायवाची है, और शंभु की बात करें दोस्तों तो ये जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। सुकरम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुकरम का विपरीतार्थक बताना है तो इसका जवाब होगा दोस्तों दुष्कर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुकर्म और कुकर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए सुकर्म और कुकर्म ये दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। यहाँ पे सुकर्म का पूछा गया था तो सुकर्म का विपरीतार्थक क्या होता है? दुष्कर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं आपको बताना है? अल, अच, अट और अम। इसमें आपको बताना है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अच। अच प्रत्याहार में दोस्तों सभी स्वर आते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी जो है इसमें अच प्रत्याहार में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अल प्रत्याहार में जो है सभी वर्ण आते हैं, अल प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? पंचम वर्ण तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा। आपका जवाब क्या है दोस्तों? आपका जवाब होगा यहाँ पे नासिका जो है ये पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। नासिका। पंचम वर्ण कौन होते हैं दोस्तों? पंचम वर्ण जैसे कि इया,
म, अंगा, ड़, न, ये सभी दोस्तों क्या है, पंचम वर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। दीर्घ संधि, अयाद संधि, गुण संधि या वासर संधि, कौन सी संधि है आपको बताना है। तो ब्रह्मर्षि में दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रह्माधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। क्या होता है, ब्रह्माधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों गुण संधि है। कौन से सूत्र से, आदगुड़ा सूत्र से। आदगुड़ा सूत्र से दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रामस चिनोती पद का संधि विच्छेद होता है। क्या होता है, रामस्चिन धन उति या रामधन इस चिनोती या रामस धन चिनोती या रामस धन चिनोती। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है, आपका जवाब होगा दोस्तों रामस चिनोती का संधि विच्छेद होता है रामस धन चिनोती। ठीक है, इसमें दोस्तों अस्तोह अश्चुना अश्चुह सूत्र से कौन सी संधि है, अश्चुत संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन से सूत्र से, अस्तोह अश्चुना अश्चुह सूत्र से इसमें अश्चुत संधि है और रामस चिनोती का संधि विच्छेद रामस धन चिनोती होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भावुकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भावुकः बताइए, भवधन आवुकः या भोधन उकः या भावधन उकः या भवधन उकः। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है, आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा भवधन उकः। भावुकः का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, भवधन उकः होता है। इसमें दोस्तों एचो अय वायावा सूत्र से कौन सी संधि है, इसमें अयाद संधि है। ठीक है, भवधन उकः मतलब भावुकः में कौन सी संधि है, अयाद संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा सूत्र से, एचो अय वायावा सूत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरिम वंदे पद में संधि होती है। हरिम वंदे पद में किस सूत्र से संधि होती है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें मो अनुस्वारा सूत्र से संधि होती है। ठीक है, किस सूत्र से, मो अनुस्वारा सूत्र से इसमें संधि होती है। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं, आप लोग बताइए। क्या श्रृंगार रस में सिद्धस्थ हैं या वीर रस में या करुण रस में या शांत रस में। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब यहाँ पे होगा करुण रस में सिद्धत है। भवभूति जो है दोस्तों, ये जो है करुण रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकोनविंशति शब्द का अर्थ आपको बताना है कि एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है। क्या 21 होता है, 19 होता है, 51 होता है या 91 होता है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा 19 होता है। एकोनविंशति का मतलब होता है दोस्तों 19, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 की बात करें, 21 किसे कहा जाता है, तो एक विंशति को 21 कहा जाता है। 51 की बात करें, 51 को क्या कहा जाता है, एक 50 कहा जाता है। 91 की बात करें, 91 को क्या कहा जाता है, तो इसे एक 90 कहा जाता है। तो ध्यान से सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति या विप्रे गाम ददाति। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या है, विप्राय गाम ददाति, यह जो है आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे दोस्तों विप्र में क्या हुआ है, विप्र में जो है संप्रदान संज्ञा हुई है और साथ में दोस्तों विप्र में जो है चतुर्थी विभक्ति होकर के क्या बन गया है, विप्राय गाम ददाति बन गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, हितोपदेशः में किससे संधि की गई है। हितोपदेशः में किससे संधि हुई है आपको बताना है, वृद्धि रचि, झलाम जस झसी या आदगुड़ा से या अकह सवर्णे दीर्घा से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हितोपदेश का मतलब होता है, संधि विच्छेद होता है हित धन उपदेश। क्या होता है, हितोपदेश का संधि विच्छेद हित धन उपदेशा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, आदगुण संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आदगुड़ा संधि से कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम पैति लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन है तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या षष्ठी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जवाब क्या है, यहाँ पे उद्योगिनम पद में दोस्तों द्वितीय विभक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। किसका है, अकथितम चा का या भीत्रार्थानाम भय हेतु का या येनांग विकारः का या ध्रुवम पाए अपादानम का। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, इसमें दोस्तों पंचमी विभक्ति होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद क्या है आपको बताना है। अद्य अव्यय है कि अहम है कि पाठम है कि पठिष्यामि है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है, यहाँ पे दोस्तों अद्य जो लिखा गया है यह एक अव्यय पद है। ठीक है,
अद्य क्या है यहाँ पे, एक अव्यय है, क्योंकि दोस्तों इसका जो है रूप नहीं चलता है। ठीक है, अद्य का रूप नहीं चलता है, ये जो है सभी लिंग और वचन और विभक्ति में क्या होता है, एक समान प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। इसका समास विग्रह बताना है निर्मच्छिकम का, तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों मच्छिकाणाम अभावः। क्या होगा, मच्छिकाणाम अभावः। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभाव अर्थ में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अभाव अर्थ में क्या है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा, मच्छिकाणाम अभावः। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह क्या है। क्या तृतीया है, पंचमी है, या सप्तमी है, या चतुर्थी है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका जवाब होगा डी ऑप्शन, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।